17.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों ये चीन की एनुअल जीडीपी है और एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% है। इसी चीन ने अपनी BRI पॉलिसी से एशिया और दुनिया के कई छोटे देशों को कर्जा देकर अपना गुलाम बनाया है और अपनी जीडीपी को इतना बढ़ाया है। लेकिन अब इसके आंकड़े जो ये दुनिया से छुपाता रहता है, कोई और ही कहानी बयां करते हैं और इसके आंकड़े बताते हैं कि दूसरों को गुलाम बनाने वाला ये देश अब खुद गुलामी के दरवाजे पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब ये चीन खुद कर्जे में डूब गया है और इसकी इकोनॉमी खत्म होने को है और कोई देश वहां इन्वेस्ट करने को तैयार भी नहीं है। चौंक गए, पर ये सच है। इसके ऊपर उसकी जीडीपी का 288% का कर्ज है, जो कि उसे डेट देशों की लिस्ट में नंबर 1 बनाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है साहब कि आखिर कैसे इतना कर्जे में ये आया। चलिए जानते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। देखिए साल 2023 के आखिरी तक चीन पर उसकी जीडीपी का 288% का कर्ज था और ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जो कि साल 2022 के मुकाबले ये 13.5% ज्यादा था। चीन में ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है और अगर रोजगार की बात करें तो वो भी ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। वहां का रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह खत्म होता जा रहा है। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की अर्थव्यवस्था के भविष्य को खतरनाक बताया था। देखिए चीन पर अब तक कुल 560 अरब डॉलर का कर्ज है। ये कर्जा उसकी जीडीपी का 287.8% है। तो वहीं चीन के परिवारों पर कर्ज बढ़कर जीडीपी का 63.5% पहुंच गया। वहीं नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स पर कर्ज बढ़कर 168.4% और सरकार पर कर्ज 55.9% हो गया। जितना कर्जा अमेरिका पर है उससे डबल कर्जे में तो ये डूबा हुआ है। क्यों हो रहे हैं चीन के ये हालात? देखिए चीन के ये हालात देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि भाई आखिर ये हालात इतने क्यों बिगड़ रहे हैं। जिस देश का नाम हम अब तक सिर्फ आगे बढ़ने में सुनते थे, आखिर उसकी इकोनॉमी इतनी कैसे गिर रही है? दरअसल इसका रियल एस्टेट बुरे दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि चीन की जीडीपी में 20% हिस्सेदारी रियल एस्टेट सेक्टर की है और यही सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कुछ समय पहले ही हांगकांग की अदालत ने चीन की बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी एवरग्रांड को संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने का आदेश दिया था। एवरग्रांड पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है और अब वो दिवालिया हो चुकी है। इसके रियल एस्टेट का असर वहां के बैंकों पर भी पड़ रहा है। अगर ये सेक्टर ऐसे ही नीचे गिरता रहा तो यहाँ के बैंकों की हालत भी बहुत खराब हो जाएगी। क्यों गिर रहा है रियल एस्टेट का बिजनेस? दरअसल चीन में रियल एस्टेट सेक्टर की हालत 2020 में कोरोना के आने के बाद से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। इससे भी पहले वहां की जिनपिंग सरकार ने 2008 की आर्थिक मंदी से सबक लेते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स की कर्ज लेने की कैपेसिटी को लिमिटेड कर दिया था और इसकी वजह से उन्होंने जो अरबों डॉलर का कर्ज लिया था उसे वो चुकाने में नाकाम रहे। इसके साथ ही दोस्तों वहां पर लोग घर खरीदने को भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में घर के खरीदार तेजी से कम होते जा रहे हैं। इससे रियल एस्टेट पर बुरा असर पड़ रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी, पर 2022 में देश भर में महज 96 लाख घर बिके। ये संख्या 2021 की तुलना में 30% कम थी। मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कहे जाने वाले में एक साल में 1 करोड़ घर भी नहीं बिक पाए। इस पूरे मामले में इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये हालात एकदम जापान जैसे हो रहे हैं, जहां पहले जापान की अर्थव्यवस्था एकदम से ऊपर उठ रही थी और फिर नीचे गिरने लगी। ऐसा ही कुछ चीन के साथ भी हो रहा है, जहां उसकी अर्थव्यवस्था एकदम से ऊपर उठकर नीचे गिर रही है। 1970 के दशक के बाद चीन ने जो आर्थिक सुधार किए उससे उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी। उस दौरान के एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट मार्केट में काफी हाइप भी आया। यहाँ तक कि आधे से भी ज्यादा कम सदी में चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ऐसा ही कुछ जापान के साथ भी हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जितना तेजी से ऊपर बढ़ता है साहब, उतनी ही तेजी से गिरता भी है। धीरे धीरे जापान पर कर्ज बढ़ता चला गया और इसके बाद 1989 में फिर एक ऐसा दौर आया कि उसका शेयर मार्केट धड़ाम हो गया और अगले 13 साल में 80% तक गिर गया। और 1991 के बाद से ही जापान में रियल एस्टेट मार्केट संकट में है। अब जहां एक तरफ 1954 से 1973 के बीच जापान की अर्थव्यवस्था हर साल 10% से ज्यादा की दर से बढ़ी, तो वहीं 1981 से 2023 तक उसकी अर्थव्यवस्था 1 से 2% के दर से ही बढ़ी। और ऐसे ही कुछ हालात चीन के हैं। दोस्तों हाल ही में सरकार ने ये बात एडमिट भी की है कि वो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं और इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक बार फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का सोचा है। चीन में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI घटता जा रहा है और ये 30 साल में सबसे खराब रहा है।
बीते साल देश को मिलने वाला विदेशी निवेश महज 33 अरब डॉलर था, जो 2022 के मुकाबले तकरीबन 22% कम है। 2023 में चीन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज 33 अरब डॉलर पर आ गया, जो 1993 के बाद सबसे कम है। ऐसे में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी तरह तरह की कोशिश की जा रही है। चीन के जो हालात हैं वो तो खुद की वजह से ही हुए हैं, लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और दूसरे देशों को अपने कर्जे के बोझ के तले दबाने में लगा हुआ है। दरअसल चीन डेट पॉलिसी के जरिए दुनिया भर के देशों को आर्थिक तौर पर अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये कोशिशें कुछ हद तक कामयाब भी होती दिखाई पड़ रही हैं। चीन से जिस भी देश ने ज्यादा मात्रा में कर्ज लिया है वो या तो दिवालिया घोषित हुआ है या फिर उसकी दहलीज पर खड़ा है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस का नाम भी शामिल है। साथ ही अब इस लिस्ट में मालदीव का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। चीन के भारी कर्ज में डूबे देश ज्यादातर अफ्रीका में स्थित हैं, क्योंकि अफ्रीका में गरीबी है, साथ ही वहां का यूथ जो है नशे में डूबता जा रहा है और साथ ही साथ वहां आए दिन सिविल वॉर भी होती रहती है। ऐसे में वहां की सरकार डेवलपमेंट पर ध्यान दे ही नहीं पाती और यही वजह है कि वहां की सरकार को अपना देश चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, जो कि चीन से बेहतर कोई नहीं दे सकता। हालांकि ये बात तो अफ्रीका की रही, लेकिन मिडिल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी ऐसे देशों की कोई कमी नहीं है। चीन वर्तमान में दुनिया के कम आय वाले देशों के लिए पसंदीदा कर्ज देने वाला देश है, जिस पर 2022 में चीन का 37% कर्ज बकाया है। कैसे लूट रहा है चीन दूसरे देशों को? देखिए, बता दें कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया भर में पोर्ट, रेल और लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को फाइनेंस कर रहा है। बता दें कि BRI के जरिए चीन कर्ज बांट रहा है। साल 2020 के आखिर तक चीन ने दुनिया के जिन 97 देशों को सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज दिए, उनमें से सभी BRI प्रोजेक्ट में शामिल हैं। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को तकरीबन 77.3 बिलियन डॉलर, अंगोला को 36.3 बिलियन डॉलर, इथियोपिया को 7.9 अरब डॉलर, केन्या को 7.4 अरब डॉलर और श्रीलंका को 6.8 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। बता दें कि चीन के सबसे बड़े ऋण बोझ वाले देश जिबूती और अंगोला ही हैं, जहां चीन का डेट क्रॉस नेशनल इनकम का 40% से ज्यादा है। वहीं चीनी कर्ज लेने वाले देश में मालदीव और लाओस भी सबसे मेन हैं। बता दें कि इन दोनों देशों पर अपने ग्रॉस नेशनल इनकम का 30% से ज्यादा का कर्ज चीन का है। वहीं दोस्तों, मालदीव की नई सरकार चीन से और ज्यादा मात्रा में कर्ज ले रही है। इससे भारत के पड़ोस में स्थित इस देश के सामने दिवालिया होने का संकट पैदा होने की आशंका है। दरअसल मालदीव चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है, जिसका मेन सोर्स ऑफ लिविंग टूरिज्म ही है। वहीं इसके साथ ही उसको अनाज से लेकर दवाइयों तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में इस देश की जो भी टूरिज्म से जो भी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इन्हीं चीजों को इंपोर्ट करने पर ही खर्च होता है। वहीं दोस्तों, लाओस ने हाल ही में चीन के साथ एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जो कि पहले से ही कर्ज का कारण बनी हुई है। दरअसल चीन डेवलपिंग कंट्रीज को कम ब्याज पर कर्ज देने का दावा करता है, लेकिन उसका कर्ज काफी टफ कंडीशन के साथ आता है, क्योंकि साहब इससे कर्ज लेने वाले देश की सॉवरेंटी पर भी खतरा रहता है। पूरी दुनिया ने इसका उदाहरण श्रीलंका, मालदीव और लाओस में देखा है। बता दें कि श्रीलंका को कर्ज देने के बदले हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। वहीं मालदीव ने भी चीन को कर्ज के बदले अपना एक द्वीप 50 साल के लिए लीज पर दिया है। चीन ने लाओस में भी एक पन बिजली परियोजना पर कब्जा कर लिया है। इस तरह से जो देश का कर्जा नहीं चुका पाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी या फिर उनके कुछ एसेट्स चीन के हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर चीन कर्ज पर करीब 5% की दर से ब्याज लेता है, जबकि IMF की ब्याज दर इससे कम यानी करीब 2% होती है। लेकिन ये कर्ज देने से पहले IMF कई कड़ी शर्तें लागू करता है। इनके तहत कर्ज लेने वाले देश को कई कड़े आर्थिक फैसले लेने पड़ते हैं। इसकी तुलना में चीन की शर्तें आसान होती हैं। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में देश IMF की बजाय चीन से लोन लेना पसंद करता है। दरअसल मुश्किल में फंसे देशों को चीन अपनी करेंसी में ही कर्ज देता है। इससे चीन को 3 तरह से फायदा होता है। उसका कर्ज चुकाने के लिए देशों को अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीन की करेंसी बढ़ानी पड़ती है। इससे ग्लोबल करेंसी मार्केट में चीन की करेंसी को मजबूती मिलती है। कर्ज लेने वाले देश को बाकी के कर्ज डॉलर से चुकाने होते हैं। इससे उसके फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर घटता जाता है। यही नहीं, चीन करेंसी का इस्तेमाल वो चीन का सामान खरीदने में ही कर पाता है, यानी इस करेंसी को खर्च करने के लिए उसे चीन से ही आयात बढ़ाना पड़ता है। चीन को उम्मीद है कि इस तरीके से वो ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़े एक्सपोर्टर की अपनी हैसियत और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। साथ ही डिमांड बढ़ने से उसकी घरेलू इकोनॉमी में भी तेजी आएगी। दरअसल दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझते देश लोन के लिए इधर उधर भटकते हैं,
ऐसे में चीन इन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से जूझ रहे देशों की मदद करता है। और अगर ये बात कही जाए कि गरीबी से जूझते इन देशों को लोन देने के मामले में अब चीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से कंपटीशन करने लगा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, पर साल 2021 में चीन और IMF दोनों ने ही मुश्किल में फंसे देशों को कर्ज दिया था। IMF का दिया हुआ कर्ज चीन से सिर्फ $28 बिलियन ही ज्यादा था। और ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि अगर यही रफ्तार कायम रही तो भाई चीन कुछ दिनों में IMF से ज्यादा कर्ज बांट रहा होगा। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चीन वैसे तो कई देशों को लोन बांट रहा है, लेकिन IMF की रिपोर्ट कहती है कि चाइना के राज्य खुद कर्जे में डूबे हुए हैं। IMF के आंकड़ों के मुताबिक चाइना के राज्य सरकारों पर कर्ज $9.5 ट्रिलियन यानी करीब 782 लाख करोड़ रुपए का है। दरअसल दोस्तों, चीन की राज्य सरकारें जरूरी सेवाओं पर खर्च में कटौती कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ले रही है। 2010 के बाद से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की नीति अपनाई है और इसकी वजह से चीन के हर राज्य में सिर्फ मेन शहर ही नहीं बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 जैसे शहरों में भी हाई स्पीड रेल, हाईवेज और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट्स तेजी से खर्चा बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोविड के दौरान चीन में जिस तरह से सख्ती बरती गई थी, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी मार पड़ी और उससे चीन की इकोनॉमी अभी तक भी उबर नहीं पाई है। ऐसे में हालात ये भी हैं कि कई शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क और बड़े हाउसिंग सोसाइटीज बनकर तैयार तो हैं और खाली पड़े हैं। चीन के हालात ऐसे हैं, उसके बावजूद भी चीन की राज्य सरकारें बिना किसी विरोध के लगातार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बात माने जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाई जा रही है। देश की राज्य सरकारें इतनी उधारी के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से रुक नहीं रही हैं और ऐसे में लोन के बोझ में दबी राज्य सरकारें खर्च मैनेज करने के लिए नागरिकों के लिए जरूरी ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ कवर और रोजगार गारंटी जैसी सेवाओं के खर्च में कटौती कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों खुद कर्ज में डूबा हुआ है चीन, लेकिन फिर भी वो दूसरे देशों को लोन बांटता फिर रहा है। तो ये सवाल है कि क्या खुद भी इस दिन इसी तरह से दिवालिया वो घोषित होगा? क्या लगता है आपको कि क्या चीन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।